फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिक्स मास्टर। तो आज हमारा पॉलिटी का पहला क्लास है, जिसमें कि बेसिकली हम देखेंगे सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा पहला चैप्टर होगा। तो शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो बेसिकली इसमें जो है हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर क्या होता है। तो यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे वो हम पहले हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स क्या होते हैं, और जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर्स क्या है। क्योंकि एक तो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का क्या फीचर्स होता है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, फिर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ इंडियाज का कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज देर आर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन इन द डिफरेंट कंट्री और डिफरेंट कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स होते हैं। तो हम जो फीचर्स देखेंगे इस चैप्टर में वो हम इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन रेफर टू अ सेट ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, तो सबसे पहला अगर हम डेफिनेशन का बात करें तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल आउटलाइनिंग the organization and functioning of government as well as relationship between the government and people in terms of their right and duties। तो अगर हम बेसिकली बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल। करता क्या है ये प्रिंसिपल्स? ये प्रिंसिपल्स बताता है कि गवर्नमेंट का क्या फंक्शंस होगा, and along with this it also explain the relationship between whom the government and people, and it also describes the rights of people and the duties of people, right of government and duties of government toward each other, right? तो बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यही होता है। तो देखिए जैसे इसमें जो एक एक वर्ड है ना, इट्स बेटर अलॉट, बिकॉज सीधे एक स्टेटमेंट बन जाता है कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशन इट डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। तो ये हमको पता होना चाहिए कि ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर होता है। आफ्टर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो डिस्क्राइब एज अ फंडामेंटल लैंड ऑफ लॉ। क्यों? क्योंकि उसमें डिफरेंट तरह के लॉज होते हैं, हमारे नियम कानून होते हैं। दैट्स वाई इट इज नोन एज द फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड एंड ऑल्सो नोन एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट। Along with this, it is also known as the basic law of the country, instrument of the government, rules of the state, basic structure of polity, ground norms of the country। तो बेसिकली ये सारी चीजें अगर हम बात करें तो एक कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बेस्ट डेफिनेशन हो सकता है। तो इतना हमें पता होना चाहिए कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के डेफिनेशन में क्या क्या वर्ड्स यूज होते हैं, बिकॉज ये डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। ऑल राइट, नाउ हम देखेंगे कि जनरली क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस किस बेसिस पे किया जाता है। जैसे अगर हम बेसिकली बात करें तो अगर सबसे बेसिक बात करें तो सबसे बेसिक जो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो है रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक होता है आपका अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिक जो डिफरेंस हम लोग जनरली पढ़ते हैं दैट इज द टू टाइप, रिटेन और अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, बट ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द डिफरेंट कंट्री we can find different type of constitution, right? तो अगर हम बात करें पहला होता है आपका इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? जिसमें ग्रेजुअल इवोल्यूशन होता है। दैट मीन्स वो डिफाइंड नहीं होता है, पहले से सब कुछ डिफाइंड नहीं होता है। जैसे जैसे चीजें होती चलती हैं उसके लिए नॉर्म्स बनते चलते हैं और वो नॉर्म्स एडेड होते चलते हैं, एड ऑन होते चलते हैं उस पर्टिकुलर लॉ ऑफ लैंड में। तो इस तरह का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उस कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या कहते हैं? इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसका सबसे बेसिक एग्जांपल किसका कॉन्स्टिट्यूशन है? दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटिश, राइट? अब हम बात करेंगे इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें कि कोई ना कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल जो होता है बैठता है और उसका एक पर्टिकुलर लॉ का या फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड के लिए एक बुक बनाता है, एक डॉक्यूमेंट बनाता है
और उसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलकर के इनेक्ट करती है, दैट इज अ टाइप ऑफ इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली उसका एग्जाम्पल क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ टाइप, अगर क्लासिफिकेशन में हमें रखना हो तो इट विल कम अंडर द इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज इट विल कम अंडर द रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। और अमेरिका इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ बोथ, ओके। आफ्टर दैट थर्ड क्लासिफिकेशन इज अ रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। तो हमारा जो रिटेन इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये होता है कि समय समय पे इवॉल्व हो रहा है, इसमें ग्रेजुअल इवोल्यूशन हो रहा है, प्रैक्टिसेस के बेसिस पे, कस्टम्स के बेसिस पे चीजें ऐड होते चल रही है। बट इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है, वो डिसाइड हो जाता है कि दैट इज द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द लॉ, राइट, या फॉर द कंट्री। और उसके अमेंडमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजन का यूज करना पड़ता है, यू कांट एड एज अ ग्रेजुअल practice. That's why it is known as the enacted constitution. On the other hand, the constitution can be classified on the basis of written और unwritten constitution. तो हमें अच्छे से पता है written constitution क्या होता है, जिसमें कि बुक या किसी डॉक्यूमेंट में कोई भी वहाँ के फंडामेंटल लॉ को बना फॉर्मुलेट करके एक पर्टिकुलर बुक में, एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में रखा गया है और उसके बेसिस में वहाँ के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, ड्यूटीज एंड राइट्स, सभी चीजें रेगुलेट हो रही हैं। दैट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑन द अदर हैंड अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, एक तरह से आप इसको देख लो तो ये इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सब कैटेगरी ऑफ द अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, प्रोविजन फाउंड इन द कन्वेंशन, प्रैक्टिसेस, प्रिंसिपल, स्टैट्यूट्स एंड जुडिशियल डिसीजन। एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल आपसे क्या हो सकता है, यूके, न्यूजीलैंड एंड इजराइल, ठीक है। तो ये हमने देखा बेसिकली टू क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब हमारा अगर थर्ड क्लासिफिकेशन पे जाए तो दैट इज अ फेडरल और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। अगर बेसिकली बात करें फेडरल और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जहां पे कि डिवीजन ऑफ पावर होता है बिटवीन द नेशन और बिटवीन द रीजनल गवर्नमेंट और बिटवीन द नेशन एंड स्टेट गवर्नमेंट। दैट मीन्स जहां पे पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, तो उस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या बोलते हैं, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका अगर बेस्ट एग्जांपल देखा जाए तो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है, स्विट्जरलैंड का है, कनाडा का है, रसिया का है एंड ब्राजील का है। ऑन द अदर हैंड यूनिटी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जहां पे कि कंसंट्रेशन ऑफ द पावर इन द हैंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑन द नेशनल गवर्नमेंट। वहां पे रीजनल गवर्नमेंट क्या होता है, दैट इज द सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट, नॉट द सुप्रीम गवर्नमेंट, यानी यहाँ पे एक हायरार्की मेंटेन होता है, दैट इज अ यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। इसका बेस्ट एग्जांपल है यूके, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली एंड नॉर्वे। तो दैट इज द थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर हम चौथा बात करें तो चौथा होता है प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रिस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, डिफाइन लीगल and political structure and sets legal limit to protect the democratic process and human right। यानी यहाँ पे जो भी होता है ना, what is the legal structure, what will be the political structure, क्या लीगल लिमिट होगा डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे, ह्यूमन राइट पे, ये सारी चीजों का जब प्रोसीजर डिफाइन होता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो दैट इज नोन एज द प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन। अब ऑन द अदर हैंड क्या होता है, प्रिस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कोई इसमें प्री डिफाइंड प्रोसीजर नहीं होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, तो अगर प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, ठीक है, तो उस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन को हम बोलेंगे प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन। बट प्रिस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये क्या होता है, जैसे कि सपोज एक काउंसिल है, उनका आपस में कंसेंसस बन गया कि ये काम ऐसे होना चाहिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंसस जो होता है, कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए कंसेंसस बन जाता है और कंसेंसस के बेसिस पे जब वर्क होता है तो उस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, राइट। तो वही लिखा हुआ है, इम्पोजेस अ ब्रॉड कंसेंसस ऑन सोसाइटल गोल गाइडिंग पब्लिक अथॉरिटीज इन अचीविंग द कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो ये बेसिक है, इतना इसमें नहीं घुसना है। तो बेसिकली आपको बस यही पता होना चाहिए कि हमारा रिटेन एंड रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, फेडरल और यूनिटी कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। आफ्टर दैट रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस हो जाता है हमारा, तो रिजिड का मतलब है कि अगर हमें अमेंड करना होगा कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी प्रोविजन को, तो वी रिक्वायर द स्पेशल मेजोरिटी का जरूरत होगा। जैसे कि अगर हम बात करें आर्टिकल 368 अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वहां पे क्या होता है, आपको स्पेशल मेजोरिटी का रिक्वायरमेंट होता है और ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल मेजोरिटी केवल अमेंडमेंट हो सकता है। तो वहां पे क्या बात आ जाता है, वहां पे एक रिजिडिटी का बात आ जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें स्पेशल मेजोरिटी में 2/3 ऑफ द मेजोरिटी तो चाहिए ही होता है, बट साथ ही साथ वहां पे स्टेट का भी
कंसेंट चाहिए होता है, तो ऐसे केसेस में अगर अमेंडमेंट हो रहा होगा तो दैट विल कम अंडर द रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है यूएसए। ऑन द अदर हैंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन एकदम उसके अपोजिट होता है। यहाँ पे जो भी अमेंडमेंट होना होता है वो एक ऑर्डिनरी लॉ हो जाता है, सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है, इसके लिए किसी स्पेशल प्रोसीजर का जरूरत नहीं पड़ता है। तो इस तरह के अगर प्रोविजन है तो उस तरह के हम कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलेंगे, उस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिकली क्या बोला जाएगा, आपके फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हो गया आपका बेसिक कैटेगराइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये याद रखिएगा, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लासिफिकेशन नहीं है, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ओके, अब हम बात करेंगे, अब देखिए, अब यहाँ पे आपको फोकस करने वाला चीज है कि आखिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या है, क्योंकि ये मेरा चैप्टर ही है सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स क्या है। तो सबसे पहला फीचर अगर हम बात करें तो दैट इज द लेंथीएस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप ध्यान देंगे तो इसका जो, इसको समटाइम बोला जाता है एलिफेंटिक साइज। इवन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कर रहा था तो हमारा जो सिंबल था फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वाज आल्सो द एलिफेंट, राइट। तो अगर हम बात करें तो इसको लेंथीएस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो दैट इज द फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, और लेंथीएस्ट क्यों है, अगर हम एट प्रेजेंट देखें तो इसमें लगभग आपके 470 आर्टिकल है, 12 शेड्यूल्स है और 25 आपके पार्ट्स है, राइट। तो इतना ज्यादा आर्टिकल, इतना पार्ट्स एंड शेड्यूल होने की वजह से ये बहुत ही लेंदी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा है ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। देखिए, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि अभी हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कि किस किस सोर्सेज से क्या क्या चीजें उठाया गया है। तो पहला हम बात करते हैं ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज, ये भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है। अगर हम बात करें तो जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इसका जो है कुछ ना कुछ यहाँ से बोरो किया गया है, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें इसका बेसिक फीचर, तो फेडरल सिस्टम तो है बट यूनिटरी बायसनेस है। फेडरल सिस्टम मैंने आपको क्या बताया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर तो है, ये हमें कहां से पता चलता है, 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मैं आपको सारा शेड्यूल पढ़ाऊंगी तो आपको ये सब कुछ याद हो जाएगा अच्छे से, नो नीड टू वरी, हम आगे इस चीज को पढ़ेंगे। बट अगर हम बात करें फेडरल सिस्टम किस किस पर्टिकुलर शेड्यूल में रिफ्लेक्ट होता है, दैट इज इन द 7th शेड्यूल। बट हमारे यहाँ यूनिटरी बायसनेस दिखता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कैसे दिखता है, अगर मैं आपको अगर सबसे बेसिक एग्जांपल दूं ना, तो आप इमरजेंसी प्रोविजन को पकड़ लीजिए। जब इमरजेंसी प्रोविजन लगता है तो उस केस में स्टेट लिस्ट के सारे सब्जेक्ट पे लॉ बनाने का अथॉरिटी हमारे सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है उसके पास आ जाता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा फेडरल सिस्टम है वो हमारा कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्ट हो जाता है। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि फेडरल सिस्टम तो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बट विद द यूनिटरी बायसनेस। तो उसके लिए बेसिक अगर हम एग्जांपल देखें तो दैट इज विल बी द एग्जांपल कि हमारा स्ट्रॉन्ग सेंटर है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ऑल इंडिया सर्विस है, इमरजेंसी प्रोविजन है। तो ये सारे फीचर्स होने की वजह से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल सिस्टम विद द यूनिटरी बायस। समटाइम्स को कहा जाता है क्वासी फेडरल, ठीक है। इसको एक केसी वियर है, उन्होंने इस टर्म्स को बोला था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ क्वासी फेडरल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये वर्ड भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम बात करते हैं रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ना ही बहुत ज्यादा रिजिड है लाइक यूएसए और ना ही बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। ये क्या है, ब्लेंड ऑफ बोथ है। मतलब यहाँ जैसे कि हमने बताया कि आपको, जैसे मान लीजिए अगर स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट है तो अगर उसको अमेंड करना है तो इतना इजीली उसको अमेंड नहीं किया जा सकता, उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% ऑफ स्टेट से रेक्टिफिकेशन चाहिए होता है। तो दैट इज द रिजिड पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट सम लॉज जो होते हैं हम उसमें क्या होता है, एकदम सिंपल ऑर्डिनरी मैनर में हमारे लॉ पास हो जाते हैं और उसमें किसी भी तरीके का ऐसा स्पेशल मेजोरिटी का जरूरत नहीं पड़ता है, इसलिए वहां पे ये फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। तो इसीलिए जो हमारा, अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो ना ही रिजिड है और ना ही फ्लेक्सिबल है, ये क्या है, दोनों का एक ब्लेंड ऑफ बोथ है, ठीक है। पांचवा फीचर का बात करें तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इंडिया तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म तो है नहीं, दैट इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। दैट मीन जैसे हम देखते हैं ना, एग्जीक्यूटिव होते हैं, लेजिस्लेटिव होते हैं, तो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव, या फिर हम ये बोल सकते हैं लेजिस्लेटर्स जो होते हैं दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द असेंबली, फॉर द पार्लियामेंट। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर
द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेचर। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, दैट इज द बेसिक फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन द अदर हैंड जो हमारा प्रेसिडेंशियल फॉर्म होता है, वहां पे किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात नहीं होती है, दोनों ही अपने आप में एक इंडिपेंडेंट वर्क कर रहे होते हैं। तो इसीलिए ये हमारा इंडिया का जो गवर्नमेंट का फॉर्म है, दैट इज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो वही है यहाँ पे बेसिकली इसको वेस्ट मिनिस्टर टाइप ऑफ गवर्नमेंट भी बोल दिया जाता है। ठीक है, ये देखिए अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बेसिक फीचर क्या होता है, तो इसका बेसिक फीचर होता है प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव। जो इंडिया का पार्लियामेंट्री फॉर्म है उसमें मेनली फीचर्स क्या है, नॉमिनल हेड भी होते हैं और रियल हेड भी होते हैं। नॉमिनल हेड कौन होता है, अपने प्रेसिडेंट होते हैं, और रियल हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। रूल किसका होता है, मेजॉरिटी पार्टी का। लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर, डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, दैट इज लोकसभा। तो हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ये बेसिक फीचर है। देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे कंट्री में एक जैसा ही फीचर्स हो, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ब्रिटिश में भी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वहां का और यहाँ का दोनों का ही सेम तरीके का फीचर्स हो। क्योंकि जैसे देख लीजिए प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल है, तो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होते हैं, वहां पे क्राउन, वहां पे जो होते हैं आपके क्वीन होते हैं, किंग होते हैं, ये सारी चीजें हैं, बट यहाँ पे नहीं है। तो फीचर्स अपना अपना हो सकता है, राइट। अब हम बात करें सिक्स फीचर का, तो सिंथेसिस ऑफ द पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशरी सुप्रीमेसी। देखिए यहाँ पे सिंथेसिस बोली या फिर बोलिए ब्लेंड ऑफ, ठीक है। अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ दोनों में एक सिंथेसिस रहता है, ना ही पार्लियामेंट सॉवरेन है, ना ही जुडिशरी सबसे सुप्रीम है। कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं। अगर बात करें सुप्रीम क्या है हमारे यहाँ, तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, ठीक है। हम अगर पार्लियामेंट कहाँ पे सवरेन है, ब्रिटिश में पार्लियामेंट सवरेन है, और यूएसए में क्या सवरेन है, जुडिशरी सुप्रीमेसी है, ठीक है। तो सुप्रीमेसी हर कंट्री में अपना अपना होता है, इंडिया में जो सुप्रीमेसी होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन का होता है, राइट। अब हम बात करते हैं सेवेंथ फीचर का, तो इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। इंटीग्रेटेड वर्ड क्यों यूज है, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है स्टेट और सेंटर की जुडिशरी अलग अलग नहीं है। हमारे यहाँ एक सिंगल जुडिशरी सिस्टम चलता है, सुप्रीम कोर्ट देन हाई कोर्ट, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब अपना अलग चल रहा है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अलग चल रहा है, इस तरह का नहीं है। हमारा इंटीग्रेटेड सिस्टम है, पूरा लोअर कोर्ट तक हम जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड अदर लोअर कोर्ट, इस तरह से हमारा एक हायरार्की है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि इंटीग्रेटेड कोर्ट सिस्टम है, बट इंडिपेंडेंट सिस्टम है। दैट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि जैसे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं या फिर उसका पार्ट होते हैं। हमारा ये जो है पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम से इंडिपेंडेंट सिस्टम है, उसका अपना एक इंडिपेंडेंट डिसीजन होता है। और जो इंडिया में जो अपना हमारा जुडिशरी सिस्टम है वो किस बेसिस पे वर्क करता है, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ पे वर्क करता है, ठीक है। यूएसए का अगर हम बात करें तो वहां पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, बट वहां का जो जुडिशरी काम करता है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बेसिस पे काम करता है। तो अभी हम इसको आगे समझेंगे, व्हाट इज प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इन द फर्दर चैप्टर, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फीचर, तो दैट इज अ फंडामेंटल राइट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट को भी बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है, ये सब हम आगे फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बस बेसिकली ये जान लीजिए कि हमारे फंडामेंटल राइट को बेसिकली 6 कैटेगरी में जो है डिवाइड किया गया है, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ लेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फीचर का, तो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हमारा पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है। फंडामेंटल राइट हमें क्या बताता है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बारे में बात करता है या फिर पॉलिटिकल राइट्स के बारे में बात करता है। ऑन द अदर हैंड डीपीएसपी किसके बारे में बात करता है, डीपीएसपी सोशल एंड इकोनॉमिक राइट के बारे में या सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के बारे में बात करता है। और डीपीएसपी का एम क्या होता है, टू एस्टेब्लिश द वेलफेयर स्टेट। तो ये हमारा अदर फीचर हो गया। आफ्टर दैट अगर हम 10th फीचर की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी होता है। तो ये सब हम लोग डिटेल में जब इस चैप्टर में जाएंगे तब पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे तो बहुत कुछ है, ऐसे तो पढ़ेंगे तो उसमें टाइम भी बहुत जाएगा। तो जब हम इस चैप्टर में जाएंगे तो इसको हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। और क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट फीचर है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक सेक्युलर स्टेट को डिफाइन करता है, कि हमारा जो इंडिया है दैट इज अ सेक्युलर स्टेट। और इसमें बहुत मजे वाली बात यह है कि पहले सेक्युलर वर्ड डिफाइन नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में, बट स्टिल अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट द सेक्युलर स्टेट। और ये पता कैसे चलता था, डिफरेंट आर्टिकल से, जैसे आर्टिकल 14, 15, 16, 25 to 30 एंड 44। बट 42nd अमेंडमेंट के बाद हमारे जो है सेक्युलर वर्ड हमारे प्रीएम्बल में ऐड कर दिया गया। आफ्टर दैट जो है कि वो एक मतलब वर्ड भी डिफाइन हो गया हमारे पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। अगर हम नेक्स्ट फीचर का बात करते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, मतलब यहाँ पे 18
साल के लोग भी वोट दे सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करें नेक्स्ट, तो सिंगल सिटीजनशिप है। जैसे यूएसए में दो सिटीजनशिप होता है, स्टेट का अलग होता है, सेंट्रल का अलग होता है, बट इंडिया में क्या होता है, सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट बॉडीज भी हैं, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी हैं। अगर बात करें तो बुलवर्क ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम 4 को बोला जाता है। उसमें आपका इलेक्शन कमीशन आता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आते हैं, यूपीएससी आते हैं और एसपीएससी आते हैं। तो यूपीएससी एसपीएससी एक साथ याद कर लीजिए। इलेक्शन कमीशन अगर नहीं होगा तो डेमोक्रेसी का कुछ हो ही नहीं सकता, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और सभी चीजें सही से हो रही है कि नहीं हो रही है उसको जांच करने के लिए आपका क्या है, तो ये चारों को बोला जाता है दैट इज द बुलवर्क ऑफ डेमोक्रेसी सिस्टम। तो ये 4 का नाम आपको दिमाग में एकदम होना चाहिए, होना ही होना चाहिए। कभी आज तक ऐसा क्वेश्चन तो आया नहीं है, बट मे बी इन फ्यूचर इट कैन बी आस्क। ओके, अब बात करें तो इमरजेंसी प्रोविजन भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा आर्टिकल्स में मेंशन है, 352, 356 एंड 360। तो ये हम लोग जब पर्टिकुलर इमरजेंसी के क्लास में चलेंगे तो वहां पे पढ़ लेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट। ये पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायत का बात तो था, बट it was not specifically defined. That's why after the 73rd and 74th Amendment Act जो है उसके बाद हमारा इसमें पर्टिकुलरली शेड्यूल ऐड किया गया, पार्ट ऐड किया गया, और उन शेड्यूल एंड पार्ट से 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर बन गया। और एट द सेम टाइम कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किए गए, तो दैट इज द सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है जहां से हर साल एक नए क्वेश्चन आ जाते हैं, दैट इज द सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कहीं ना कहीं ये आपको पता ही होना चाहिए। तो अगर देखिए सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिकली हम पहले तो 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये नीचे होगा आपका, हाँ यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। तो हम अगर बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 3 तरीके के, अगर हम बात करें 3 तरह के सोर्सेस, 3 तरीके से उसको डिवाइड कीजिए कि कौन सा पार्ट किधर से लिया गया है। तो जो स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये आपके 1935 के एक्ट से लिया गया। अगर स्ट्रक्चर का बात करें दैट मीन्स इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर का बात करें तो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम का स्ट्रक्चर दैट इज फेडरल सिस्टम। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, फेडरल है। तो स्ट्रक्चरल पार्ट हम कहाँ से लिए हैं, 1935 के एक्ट से लिए। ये मैं बस आपको एक याद करने का एक तरीका बताना चाह रही हूँ कि स्ट्रक्चरल पार्ट आपको याद रखना है 1935, क्योंकि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर जो है ना क्या होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहीं ना कहीं हमें 1935 के एक्ट से उठा रखा है। सिमिलरली जो फिलोसफिकल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे फंडामेंटल राइट, ये हमने कहाँ से उठा रखा है, अमेरिका से। डीपीएसपी हमने कहाँ से उठा रखा है, इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से उठा रखा है। और जो बात करें पॉलिटिकल पार्ट का, तो पॉलिटिकल पार्ट हमने कहाँ से उठा रखा है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठा रखा है, ठीक है। तो ये बेसिक कैटेगराइजेशन भी याद रखिए, हो सकता है कभी एक कॉमन स्टेटमेंट में बन के आ जाए तो वहां पे आपको कंफ्यूजन हो जाए। तो याद रखिएगा स्ट्रक्चर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का 1935 से उठाया है। फिलोसफिकल चीजें क्या है, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, ये फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है कि इस तरह से होना चाहिए, ये नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, लाइक दैट। तो ये सारी चीजें हमारा फंडामेंटल राइट तो अमेरिका से उठाया गया, डीपीएसपी इरिस से उठाया गया। और पॉलिटिकल, क्योंकि वो लोग आके हमारे पूरा पॉलिटिकल सिस्टम को बैठाया था, ब्रिटिश वालों ने यहाँ पे अपने पॉलिटिकल सिस्टम पूरा एस्टेब्लिश किया था। दैट्स व्हाई पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अब चलते हैं, हम याद करते हैं सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। पहला है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो हमने बताया यहाँ से हमारा स्ट्रक्चरल पार्ट लिया गया। तो देखिए इसको याद करने का बहुत ही इजी तरीका है, नथिंग टू वरी अबाउट दिस। देखिए ये मैंने बताया स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पूरे देश में जो है सिस्टम किस तरह से डिवाइडेड है, तो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा। तो स्ट्रक्चरल पार्ट में सबसे पहले आप उठा लीजिए फेडरल स्कीम। तो 1935 देखते ही आपको याद आना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर कहाँ से लिया गया है, 1935 से लिया गया है। स्ट्रक्चर में सबसे पहला चीज क्या आएगा, फेडरल स्कीम आएगा। अब देखिए फेडरल गवर्नमेंट होगा, तो फेडरल गवर्नमेंट में हमने देखा कि हमारे यहाँ फेडरल गवर्नमेंट का फीचर्स क्या है, थोड़ा यूनिटरी बायसनेस है। तो यूनिटरी बायसनेस करने के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट को क्या जरूरत होगा कि वो गवर्नर का ऑफिस बनाए ताकि वो स्टेट को कंट्रोल कर सके। तो फेडरल स्कीम लाया गया, स्ट्रक्चर बनाया गया। उस स्ट्रक्चर में फेडरल तो बना दिया गया, लेकिन अब टेंशन क्या हुआ कि स्टेट को कैसे रेगुलेट किया जाए, उसके लिए क्या किया, सेंटर ने एक गवर्नर ऑफिस बना दिया। तो इसलिए यहाँ से आप याद करेंगे कि फेडरल तो स्ट्रक्चर था, बट फेडरल स्ट्रक्चर में यूनियन जो है स्टेट को कंट्रोल करने के लिए क्या बना दिया, गवर्नर का ऑफिस बना दिया। आप देखिए एक दूसरे से लिंक करके इसको याद करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा, हम इसको देखिए स्ट्रक्चर से कनेक्ट करेंगे तभी इसको याद कर पाएंगे, ठीक है। अब थर्ड हम अगर बात करें तो अब हम यहाँ पे छोड़ देते हैं अपने
पॉलिटिकल सिस्टम को। अब हम दूसरा बात करते हैं। अब देखिए ये तो कंट्रोल हो गया। अब उसके बाद और किस चीज के स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं। हमारा स्ट्रक्चर सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें क्या क्या डिवाइडेड है, एक तो फेडरल हो गया, इससे हमारा जुडिशरी सिस्टम का भी एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो जुडिशरी का स्ट्रक्चर हम कहाँ से उठाएंगे, जुडिशरी का स्ट्रक्चर हम अपने उठाएंगे 1935 से। तो इसीलिए बोला जाए अगर जुडिशरी कहाँ से उठाया है तो जुडिशरी का स्ट्रक्चर हमने उठाया है 1935 से कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा, एक हाई कोर्ट होगा, लाइक दैट। सिमिलरली अब जुडिशरी हो गया, अब ये सारे तो स्ट्रक्चर हो गए। अब इसके बाद बात करते हैं कि भाई ये सारे स्ट्रक्चर हो गए तो अब हमारा भाई पब्लिक सर्विस कमीशन, अब सब लोग आ गया तो अब हमें सारा रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना होगा। तो भाई वो बनाएगा कौन, उसको रेगुलेट कौन करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी चाहिए। जैसे फेडरल और इसमें हमारा क्या होगा, इसमें पॉलिटिकल बॉडी आ गया, इसमें जुडिशरी बॉडी आ गया। अब हम बात करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के लिए क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो उसके लिए बोला गया कि पब्लिक सर्विस कमीशन को उठाओ, इसका स्ट्रक्चर 1935 के एक्ट में डिफाइंड है। देखिए मैं स्टोरी किससे बता रही ताकि आपको याद हो जाए चीजें। तो पब्लिक सर्विस कमीशन का स्ट्रक्चर हमने कहां से उठा लिया, 1935 से। तो अब जब सब मिल गए तो देखिए 1935 में ये फेडरल स्ट्रक्चर था, तो फेडरल को क्या करना था, यूनियन अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गवर्नर ऑफिस यहाँ से उठा लिया और इमरजेंसी का प्रोविजन भी उठा लिया। क्यों, क्योंकि इमरजेंसी प्रोविजन में क्या हो जाता है, सेंट्रल ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और जब भाई पीएससी इसमें आ गए, पब्लिक सर्विस कमीशन आ गए, तो भाई एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स तो ये यहीं से उठाएंगे ना, क्योंकि पीसीएस वाले लिए ही गए ताकि वो क्या कर सके, पब्लिक सर्विस कमीशन वाले क्या कर सके, पब्लिक सर्विस कमीशन वाले क्या कर सके, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल को उठा सके। तो यानी आपको एकदम देखिए मोटा मोटा याद हो जाना चाहिए कि सबसे पहला स्ट्रक्चर हम फेडरल लाएंगे। क्यों, क्योंकि वो एक पहले पूरे देश के स्ट्रक्चर को बताता है, दैट इज अ फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल यूनियन कंट्रोल करने के लिए क्या बनाया, गवर्नर का ऑफिस बनाया। और क्या किया, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इमरजेंसी का प्रोविजन बना लिया। एट द सेम टाइम हमने देखा कि भाई पॉलिटिकल सिस्टम तो बन गया, अब जुडिशरी बनाने का जरूरत है, तो जुडिशरी का स्ट्रक्चर भी हमने 1935 से उठा लिया। एट द सेम टाइम बात हो गया जुडिशरी तो हो गया, अब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, इन्होंने तो लॉ बना दिया, इन्होंने जुडिशरी सिस्टम कर दिया, अब भाई एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, तो पब्लिक सर्विस कमीशन को उठाया गया। अब पब्लिक सर्विस कमीशन ने कहा कि भाई हमें क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल का भी स्ट्रक्चर 1935 के एक्ट से चाहिए। तो आई थिंक ये याद हो गया। आप इस स्टोरी को एक दो बार सोचना, अगर माइंड में आपके सर से मैप बना लिए तो आप फिर कभी नहीं भूलोगे, मैंने ऐसे ही याद कर रखा है, ठीक है। अब हम चलते हैं ब्रिटिश सिस्टम में। तो मैंने बताया ब्रिटिश सिस्टम से हमारा क्या निकला है, पॉलिटिकल हमारा स्ट्रक्चर निकला। तो अब सोचिए हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है, गवर्नमेंट होता है, तो सबसे पहले पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होगा तभी तो पॉलिटिक्स शुरू होगा। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का अगर हम बात करें, पॉलिटिकल जो सिस्टम हमारे कॉन्सेप्ट लिए गए हैं, प्रिंसिपल्स लिए गए हैं, वो हमारे ब्रिटिश से लिए गए। तो सबसे पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से हमारा उठाया गया, दैट इज फ्रॉम द ब्रिटिश। अब देखिए पार्लियामेंट में क्या किया जाता है, लॉ बनाया जाता है। पार्लियामेंट गवर्नमेंट क्या करती है, वो पूरे रूल ऑफ लॉ को बनाती है। तो जैसे ही पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट आया तो वो सबसे पहले क्या बनाएगी, रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ बनाएगी। तो देखिए इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट पॉलिटिक्स करने के लिए क्या क्या होना चाहिए। पहले एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होगा, सोचिए दिमाग में सोचिए, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट उसमें क्या क्या होता है, वो लोग अपना कैबिनेट सिस्टम बनाते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं, अपने लिए पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस बना लेते हैं ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। तो उन्होंने क्या किया, अपना कैबिनेट सिस्टम बनाया, अपने लिए पार्लियामेंट्री प्रिविलेज बना लिया। उसके बाद क्या किया, पार्लियामेंट्री अगर सिस्टम है तो बाई कैमरलिज्म भी होना ही चाहिए, ठीक है। तो बाई कैमरलिज्म इन्होंने उठा लिया। भाई बाई कैमरलिज्म हमारे स्टेट और सेंट्रल दोनों में हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाएंगे। अब गवर्नमेंट करेगी क्या, आखिर पार्लियामेंट में रूल ऑफ लॉ बनाएगी। और इसने बोला कि भैया देखो हम जो है सिंगल सिटीजनशिप रखेंगे ताकि क्या हो कि हमारा कंट्रोल सही हो, वरना क्या हो जाएगा, स्टेट हमारा बढ़ जाएगा। तो स्टेट अलग हो जाएगा और सेंट्रल अलग हो जाएगा, लोग हमारे स्टेट में बढ़ जाएंगे। तो इन्होंने बोला कि नहीं भैया रूल ऑफ लॉ बनाएंगे। इन्होंने रूल ऑफ लॉ बना के क्या कर दिया, सिंगल सिटीजनशिप को ला दिया। तो ये स्टोरी दिमाग में रखिए। और रूल ऑफ लॉ को प्रिरोगेटिव रीट से आप यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिए कि इन्होंने दो तरीके के रूल ऑफ लॉ एंड प्रिरोगेटिव रीट्स हमारा जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो ये इस तरह से आप एक स्टोरी बना के यहाँ पे याद कर सकते हैं। तो ब्रिटिश से क्या है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। उसके बाद इन्होंने क्या किया, बाई कैमरलिज्म स्ट्रक्चर लेकर के आ गए। उसके बाद इन्होंने पार्लियामेंट में बैठ के किया क्या, रूल ऑफ लॉ बनाया और प्रिरोगेटिव रीट्स के नियम को बनाया। और भैया इन्होंने बोला हम तो रखेंगे सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। यूएस को सुनते ही फंडामेंटल राइट आ जाना चाहिए दिमाग में, इसके लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है। और मैंने हमेशा बताया कि जो जुडिशरी जो सिस्टम होता है ना, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, देखिए जुडिशरी का स्ट्रक्चर तो यहाँ से आया, देखिए इसी में कंफ्यूजन होता है। लेकिन जैसे ही बात हो कि इंडिया में इंडिपेंडेंट जुडिशरी का कॉन्सेप्ट, जुडिशरी का स्ट्रक्चर तो हमने यहाँ से उठाया, लेकिन
जुडिशरी का स्ट्रक्चर तो हमने 1935 से उठाया, लेकिन इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी ये हमने कहाँ से उठाया, ये हमने उठाया यूएस से। और देखिए इंडिपेंडेंट, जैसे हमें ये पता है कि यूएस में फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट को इंश्योर करने के लिए आपको क्या चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहिए, ताकि अगर आपका फंडामेंटल राइट को कोई भी गवर्नमेंट अगर कर्टेल कर रहा है तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी आपके फंडामेंटल राइट को बचा सके। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा कि फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी दोनों ही आपके यूएस से। तो फंडामेंटल राइट को आप यूएस से कनेक्ट कर लीजिए, फिर आप देखिए बढ़ते चलिए आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, अब यहाँ से हो गया। और हमारा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बात करते हैं तो सबसे पहला दिमाग में क्या आता है, यूएस से। तो यूएस से अगर रहेगा तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो ऑब्वियस सी बात है कि बना तो दिया गवर्नमेंट, तो हटाने के लिए भी इनको कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा, तो इसीलिए इन्होंने बना दिया इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, तो प्रेसिडेंट को हटाने का हमें नियम कहाँ से सीखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे अच्छा प्रेसिडेंशियल यूएस में, तो वहां से सबसे अच्छा वहां पे हटाने का भी नियम होगा। तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हमें कहाँ से मिल जाता है, यूएस से मिल जाता है। अब देखिए, अब अगर हमें देखिए प्रेसिडेंट का अगर इम्पीचमेंट होगा तो भाई वहां पे कोई तो चाहिए रूल करने के लिए ना, इसलिए वहां पे पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट को रखा गया है। तो यूएसए से हमने उठाया कि भैया जब प्रेसिडेंट चले जाते हैं तो उनकी जगह पे किनको रखा जाएगा, तो वाइस प्रेसिडेंट को रखा जाएगा। तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट होगा तो उनके जगह पे पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आ जाएगा। तो ये दोनों हमारा आ गया यूएस से। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी तो करेगी क्या, जुडिशियल रिव्यू करेगी। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या करेगी, जुडिशियल रिव्यू करेगी। तो आपका इंडिपेंडेंट जुडिशरी जुडिशियल रिव्यू करेगी। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट होगा, रूल कौन करेगा, वाइस प्रेसिडेंट करेगा। अब देखिए भैया जब प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं यूएस वाले और अपने इंडिपेंडेंट जुडिशरी को रख ले, तो भैया इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंश्योर करने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को रिमूव भी तो कर सकते हैं। क्यों, अगर ये रिमूव नहीं करेंगे, मान लो फंडामेंटल राइट वो आपका इंश्योर नहीं करे तो वो लोग फटाक से उनको रिमूव कर देंगे। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, रिमूव करने का नियम भी हमने यूएस उठा लिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये सारे नियम बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइंड थे। तो हमको लगता है ये आपको याद हो गया होगा। देखिए फिर से हम एक बार स्टोरी देख लेते हैं। यूएस जैसे याद है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट को सेव करने के लिए क्या बनाया गया, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगा तो उसके पास जुडिशियल रिव्यू का अथॉरिटी होगा, और अगर हमारे वो फंडामेंटल राइट से छेड़छाड़ करेगा तो उसको हम रिमूव कर देंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। और हम क्या करेंगे, जैसे ही इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट करेंगे तो हमें वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट का जरूरत होगा। तो ये हमारा आ गया यूएस से। आई थिंक आपको याद हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है हमारा इरिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अगर हम इरिस का बात करें तो यहाँ से आपको सिंपल पहले याद रखना है डीपीएसपी। तो ऐसे याद रख लीजिए इरिस यानी आइस। ठीक है, और आइस से हम लोग क्या करते हैं, किसी का डीपी देखते हैं। अगर कभी भी से कंफ्यूजन होता नहीं, आप इतना बार पढ़ लेते कि याद होता था, बट स्टिल अगर किसी को याद नहीं होता तो मैंने स्टार्टिंग में मुझे लगता था इतना कैसे याद होगा, तो मैंने ऐसे दिमाग में रख रखा था आई, इरिस से आई, और डीपी। डीपी जब हम लोग किसी का देखते हैं तो आई से देखते हैं, तो दैट इज द इरिस, और डीपीएसपी को हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। देखिए मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट यहाँ पे इसलिए रखा गया है ना, आप ऐसे याद रखिए। पहले इरिस से आपको डीपीएसपी तो याद रखना ही रखना है, पहले आप इसको याद रख लीजिए। तो मैं बताती हूँ कैसे कनेक्ट करना है आपको। देखिए जैसे ही आपने इरिस से डीपीएसपी को कनेक्ट किया, ठीक, तो अब आपको करना क्या है कि मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का अगर हम बात करें, तो अगर हम बात करें डीपीएसपी का, तो डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी में आपका स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो क्या करे, लॉ बनाए, मतलब इस तरह के कुछ बनाए कि लोगों का फायदा हो, यही तो होता है डीपीएसपी में। तो डीपीएसपी में स्टेट के लिए लॉ बने, तो इसके लिए जरूरी क्या है कि स्टेट के लोग जो हों, मतलब जो जैसे कि कोई लैंड का, कोई वहां पे साइंटिस्ट टाइप का लोग हों, वैसे लोग पहले तो राज्यसभा में पहुंचे। अगर आपको डीपीएसपी को लागू कराना है तो सबसे पहले जरूरत है ना कि लोगों की रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में हो। मतलब जैसे कि मान लो कोई ट्राइबल कम्युनिटी का है, कोई ऐसा है जो कि डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रहा है, तो भाई उनका रिप्रेजेंटेटिव जब तक पहुंचेगा नहीं तो वो आखिर कैसे उनके लिए डीपीएसपी जो होगा बनाएगा। तो इसी के लिए पहले इन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम नॉमिनेशन अपने मेंबर को करेंगे राज्यसभा में। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव अपने लोगों को डीपीएसपी बनाने के लिए राज्यसभा में नॉमिनेट किए। अब भैया जब इन्होंने राज्यसभा में नॉमिनेट तो कर दिया, फिर इन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट जो होते हैं ना, तो वो जो होते हैं मतलब अगर राज्यसभा में हम करेंगे अपने मेंबर को, क्योंकि क्या होगा जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा तो जो होगा कि प्रेसिडेंट भी हमारा हेल्प करेंगे डीपीएसपी बनाने में। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि डीपीएसपी तो हमने इरिस से कनेक्ट कर दिया,
आफ्टर दैट हमने क्या कहा कि इन्होंने नॉमिनेट किया मेंबर को राज्यसभा में, और साथ ही साथ इन्होंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो जैसे अपने जो 6 शेड्यूल के स्टेट होते हैं उनके लिए अच्छे अच्छे नियम बनाते हैं, उनके लोगों का ध्यान में रखते हुए। तो इन्होंने कहा कि भैया मेरा भला तो जो है डीपीएसपी बस हमारे प्रेसिडेंट ही लागू कर सकते हैं, और हमारे जो है कि राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर जब हम लोगों को नॉमिनेट करेंगे तो वो हमारे लिए डीपीएसपी बनाएंगे। तो इसीलिए इरीज के लोगों से हमने उठा लिया मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। अब हम एट द सेम टाइम हम बात करते हैं कैनेडियन का। तो अगर कैनेडियन का बात करें तो कैनेडियन से आप बस एक याद रखिएगा कि ये लोग कोशिश करता है कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, मतलब सेंटर को स्ट्रांग बनाता है चाहे जैसे भी। तो देखिए ये क्या करता है, स्ट्रांग सेंटर, एकदम पहला ही वर्ड है फेडरेशन विद स्ट्रांग सेंटर, ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ से उठाए हैं। रेसिडरी पावर ये स्टेट को सेंटर को दे देते हैं, यहाँ से भी स्ट्रांग कर रहे हैं सेंटर को। अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, अपॉइंटमेंट भैया ये गवर्नर का भी स्टेट के द्वारा, सेंटर के द्वारा करवा रहे हैं। तो हम देख क्या रहे हैं कि कैनेडियन का जैसे ही बात है समझ जाना कि अगर एक भी स्टेटमेंट में हमें ये दिख रहा है कि इससे सेंटर स्ट्रांग होगा तो वो हमारे कैनेडियन से उठाया गया होगा। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कैनेडियन भी खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया का है आपका कंकरेंट लिस्ट और ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो कंकरेंट लिस्ट आप ऐसे याद रख लीजिए, जो आपका ऑस्ट्रेलिया होता है ना, ये आपका देखिए ना नीचे यहाँ पे एक छोटा सा होता है। तो हमको ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ से मतलब ये जो हमारा इंडियन ओशियन है और यहाँ से जो पैसिफिक ओशियन है कहीं ना कहीं यहाँ पे ज्वाइंट हो रहा होता है ऑस्ट्रेलिया के पास। तो हम याद रख लेते हैं कि जो यहाँ पे होता है ये ज्वाइंट सिटिंग यहीं पे होता है इन दोनों का, पैसिफिक और इंडियन का। तो ज्वाइंट सिटिंग इसीलिए जब हमने देखा कि भैया यहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है ये दोनों, तो चलो यहीं से ज्वाइंट सिटिंग उठा लेते हैं। तो ज्वाइंट सिटिंग जब यहाँ से उठ गया तो जब सब लोग बैठ गया तो हुआ कि भैया स्टेट लिस्ट और उस पर नहीं बात करते हैं, ज्वाइंट में बैठ करके हम लोग बात क्या करेंगे, कंकरेंट लिस्ट के बारे में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्टेट और सेंटर सबके रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठा हो जाएंगे। तो इसीलिए हमने ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस तो करा, साथ में कंकरेंट लिस्ट को भी उठा लिया। कहाँ से? ऑस्ट्रेलियन के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। वीमर कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वीमर का बात करें दैट इज जर्मनी। तो जर्मनी भैया सुनते ही दिमाग में क्या जाता है, इमरजेंसी प्रोविजन। तो इमरजेंसी प्रोविजन तो हमने पहले ही बताया था कि भैया ये 1935 के एक्ट से ही आएगा। रीजन भी हमने यहाँ पे स्टोरी में समझा दिया था, तो फिर से उसको हम रिपीट नहीं करते हैं। तो बस यहाँ जर्मनी ने क्या कहा कि भैया सबका राइट सस्पेंड कर दो और इमरजेंसी लगा दो। तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी हमने कहाँ से उठा लिया, जर्मनी वाले से उठा लिया। अब हम यूएसएसआर का बात करते हैं दैट इज रसिया। तो रसिया वाले केवल कोशिश क्या करते हैं कि हम सबसे बोले कि भैया तुम ड्यूटीज तो तुम्हें निभाना पड़ेगा, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमने रसिया से उठा लिया, ठीक। और आइडियल ऑफ जस्टिस, वो कहते हैं आप ड्यूटीज निभाइए हम आपको जस्टिस देंगे। कौन कहता है? रसिया वाले कहते हैं, पुतिन जी कहते हैं। ऐसे याद रखिए कि कहते हैं आप लोग फंडामेंटल ड्यूटीज निभाइए, बाकी जस्टिस हम देंगे। तो आइडिया ऑफ जस्टिस हमने यहाँ से उठा लिया। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस जो कॉन्सेप्ट है हमारे प्रीएम्बल में वो यहीं से उठाया गया है। अब एट द सेम टाइम फ्रेंच का बात करते हैं। तो फ्रेंच तो सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारे वर्ड यहीं से उठाए गए, रिपब्लिक, ठीक है। साउथ अफ्रीका, तो भैया ये सुनते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, गांधी जी। तो गांधी जी बोले कि देखो हम नहीं मानते हैं तुम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन, हमको क्या चाहिए, हमको अमेंडमेंट चाहिए और लोगों को हमको उनका हक दिलवाना है। तो वो वहां से लेकर के आए कि हम यहाँ के लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन क्या करवाएंगे, अमेंड करवाएंगे। ये ब्रिटिशर्स जो यहाँ पे राज कर रहे हैं ना उनसे हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करवाएंगे। तो प्रोसीजर गांधी जी कहाँ से लेकर के आए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, साउथ अफ्रीका से। और बोले कि और तो और हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे इलेक्शन, कहेंगे कि भैया राज्यसभा में आप इलेक्शन कराइए ताकि हम लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है। तो वो सबसे पहले यहाँ पे इलेक्शन का बात लेकर के आए और प्रोसीजर लेकर के आए अमेंड करने का कॉन्स्टिट्यूशन का। जापान से तो एक ही चीज याद रखना आपको, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो याद रखिएगा जापान बहुत ही हाईटेक है, वो उसका तो वो हम लोग को सब चीज का प्रोसीजर बताता है, साथ में हमें प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ भी बता दिया। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। देखिए इतना जो मैंने स्टोरी बताया ना, थोड़ा सा मैंने हंसाया या जो भी, तो वो एक तरीका था एक स्टोरी बताने का ताकि आप याद कर लीजिए। मे बी फर्स्ट टाइम में आपको ना याद हो, मैंने इसलिए इस तरह से स्टोरी बताना, मतलब मेरे दिमाग में एकदम इसी तरह से चिपका हुआ है जैसे मैंने आपको स्टोरी बताया। कहीं कहीं पे मैंने स्टोरी थोड़ा सा और ब्रॉड करने का कोशिश किया। तो क्योंकि कुछ चीजें मुझे ऐसे ही याद है, कुछ चीजें मुझे स्टोरी से याद है, तो आप भी अगर ऐसे ही ट्राई करेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा, डिफिकल्ट नहीं होगा। इसको आप बस 1 से 2 बार जिस तरह से मैंने स्टोरी बताया ना, अगर आप उस तरह से कनेक्ट करेंगे ना
मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको किसी भी चीज़ को समझने में कोई दिक्कत महसूस हो रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके बाद जो होगा नेक्स्ट चैप्टर, मैंने इसमें कुछ लक्ष्मीकांत के भी कुछ यहाँ पे पेजेस चिपका रखे हैं जो कि हमारे इसमें नहीं थे, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जब नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करूंगी प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैं वहीं पे उसको आपको बता दूंगी। तो यहाँ पे हम अपना क्लास जो है खत्म करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है मेरा क्लास पसंद आया होगा, मेरा लेक्चर। और अगर कोई कमी है तो कृपया मुझे कमेंट्स में बताएं ताकि मैं इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकूं जो भी कमी है, क्योंकि मैंने अभी फर्स्ट टाइम पढ़ाना शुरू किया है, तो आई एम श्योर कि कुछ कमियां होंगी मेरे में, बट आई विल ट्राई कि मैं इसको इम्प्रूव कर सकूं और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना जो भी नॉलेज मैंने आज तक गेन किया मैं लोगों तक पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच फॉर